नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर बारासिनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। एक महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला की सफलतापूर्वक करवाई डिलीवरी। नक्सलियों ने लांजी के वनांचल क्षेत्र में तेंदुपत्ता फड़ में लगाई आग। 35 लाख का नुकसान होने की जताई जा रही संभावना। शहर के वार्ड नंबर 5 क्षेत्र में एक बंदर ने मचाया आतंक। 1 सप्ताह के भीतर 5 लोगों को काटकर किया घायल। सर्वे के बाद पाइपलाइन बदलने का भूला पीएचई विभाग काम। स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे लालबरा के लोग। लालबरा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवानी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों व नगर मुख्यालय की नल जल योजना की 30 से 40 वर्ष पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने के लिए गत दिवस पीएचई विभाग के ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। पीएचई विभाग के ठेकेदार की लापरवाही व कार्य में लेट लतीफी करने के कारण बार बार पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे नगरवासियों व ग्रामीणजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 23 मई को दोपहर 3 बजे बस स्टैंड से हाई स्कूल मार्ग पर स्थित एक दुकान के सामने नल जल योजना की 3 से 40 वर्ष पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क में पानी बहता रहा, जिससे मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पानी की लाइन अभी 12 से 1 बजे के बीच में लीकेज हुई है। तो एक जगह से यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। अब वहाँ पे अब हमने पीएचई विभाग में सूचना भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। तो ये किस कारण से इस टाइप से हो रही है? ये पाइपलाइन 40 से 50 साल पुरानी है। इसके लिए हमने मांग भी की था कि भाई ये पाइपलाइन नहीं बिछवा दिया जाए, सहूलियत होगी। अभी यहाँ पे 4-5 जगह से लीकेज हुआ है आगे पे। जैसे आज आपकी दुकान के सामने लीकेज हुआ था, अभी बंद कर दिए पानी तो सप्लाई? पानी अभी तो सप्लाई बंद कर दिए हैं और अभी चालू करेंगे। यहाँ से अभी बहुत से काम करवाना पड़ेगा। अच्छा, तब चालू करते तो फिर आपकी दुकान से पूरी दुकान में पानी ऐसा ही बौछार मार रहा है। बौछार मार रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम वही मांग चाह रहे हैं कि यहाँ का काम जल्द से जल्द नई पाइपलाइन लगवा दी जाए तो बहुत सहूलियत होगी। ग्राम पंचायत पांढरवानी के प्रधान अनीश खान ने बताया कि नगर मुख्यालय सहित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की 30 से 40 वर्ष पुरानी पाइपलाइन खराब हो चुकी है, उसे बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। गत दिवस पीएचई विभाग के ठेकेदार के कर्मचारियों ने पाइपलाइन बिछाने जाने वाले स्थलों का निरीक्षण किया था एवं जल्द ही कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई थी, परंतु वर्तमान समय तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीते 3 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से मध्य प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्याप्त हो गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं को अवगत कराते हुए उनका जल्द ही निराकरण कराए जाने की गुहार लगाई है। आज कलेक्टर साहब से मिलने का हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमको 3 माह से मतलब मानदेय नहीं आया है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जल्दी से जल्दी मानदेय दिलाया जाए और जो बजट होता है हमारे आंगनबाड़ियों का वो हर समय उपलब्ध कराया जाए और हमारे लिए डिमांड जल्द से जल्द रखें, ताकि हम लोग को बहुत परेशानी जाती है। जो हम काम करने में बहुत तकलीफें होती है। एक से एक काम कराया जाता है, सरकार की एक से एक योजनाएं आती है। जैसे पोषण ट्रैकर में एक योजना आई है कि जन सहयोग से भी हमें पोषण मटका सजाया जाए। जन सहयोग के माध्यम से कलेक्टर साहब मतलब मुख्यमंत्री का आदेश है कि उससे घर घर जाके जन सहयोग से गेहूं चावल मंगाया जाए, लोगों के लिए मतलब बच्चों के लिए सामग्री उपलब्ध कराया जाए। तो क्या हम ऐसा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर सकती है क्या? इसलिए हम कलेक्टर साहब से भी निवेदन करते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे। और पोषण ट्रैकर में जो जानकारी होती है वो भी अपन लोग का जो पोषण ट्रैकर है सरकार हमको मोबाइल दिलाया जाए। जब तक ये मोबाइल नहीं मिलेंगे तब तक हम पोषण ट्रैकर में काम नहीं करेंगे। अच्छा, मानदेय में क्या दिक्कत है? मानदेय में मार्च अप्रैल और मई का 3 माह हो गया, आज तक हमको मानदेय नहीं मिला है। ना केंद्र सरकार का आया है बजट और ना ही राज्य सरकार का बजट उपलब्ध है। 3 बार हम लोग आ चुके इस कलेक्टर कार्यालय में। डीपीओ मैडम से भी हमने बात किया था और बाबू साहब से भी हमने बात किया था, तो उन्हें बोले कि मैडम राशि नहीं है तो हम क्या करेंगे। हम तो डिमांड भेज रहे हैं फिर भी राशि नहीं। हम लोग 19 तारीख को भी आए थे। अब आगे क्या कदम है? हम लोग अगर जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का सोमवार को नगर आगमन के अवसर पर विकास कार्य के भूमि पूजन
और शिलान्यास के दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और जनप्रतिनिधि के साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में दोपहर 12 बजे से जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक तथा उसके बाद दोपहर 2:30 पर जिला पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। इसके बाद अपराह्न करीब 4 बजे नगर के जयस्तंभ चौक में 2 बड़े कार्यों का भूमि पूजन, जिनमें 8 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से जयस्तंभ चौक से गर्रा चौक मार्ग का उन्नयन तथा 4 करोड़ की लागत से गौरव पथ का भूमि पूजन किया। यह गौरव पथ जयस्तंभ चौक से अम्बेडकर चौक, काली पुतली चौक, मोती तालाब चौक, पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक तथा मोती तालाब चौक से राधा कृष्णन स्कूल से रेलवे लाइन तक बनाया जाना है। अगर करी जाए तो बालाघाट तो अपना एक उदाहरण है, और आज सुबह से जो भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य चल रहे हैं, ये अपना गौरीशंकर जी बिसेन साहब यहाँ बालाघाट में तो अपने काम कराते ही हैं। जब मुख्यमंत्री जी के पास खड़े हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी भी खजाना खोलने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। और लगातार जो अभी विकास अभी सुबह से अभी जो भाभी जी रेखा जी बिसेन द्वारा अभी एक और उनका जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो अभी लोकार्पण एक सुंदर सा जिला पंचायत भवन का लोकार्पण कराया। अभी कई रोड और कई काम ऐसे हैं जो इस बालाघाट को सुंदर बनाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं। आज अभी जो रोड का ओपनिंग होगा, ये अपना में जब डिवाइडर रोड बनता है, बीच में जब पोल आते हैं तो शहर का सौंदर्यीकरण और बढ़ जाता है। और हमारा गर्व होता है जब जिले मुख्यालय का काम होता है तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी जब आती है तो उसको यूँ लगता है कि हमारा जिला भी एक सुंदरता की तरफ बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इंदौर अपने मध्य प्रदेश में गर्व है कि इंदौर जैसा शहर वहाँ की जनता ने जब भागीदारी निभाई तो 5 बार लगातार स्वच्छता के मान से पूरे भारत में अगर अवार्ड लिया तो इंदौर ने लिया। और हमें गर्व होना चाहिए कि जब बालाघाट आगे बढ़ रहा है विकास के मामले में, तो हमें सब मिलकर एक संकल्प लेना चाहिए कि बालाघाट भी सुंदरता के नाम पर, विकास के नाम पर आगे बढ़ेगा। तो उसमें सरकार तो अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं तब हमने विशेष निधि प्राप्त करके गौरव पथ बनाया। उसके बाद में पाइपलाइन का काम हुआ, कई जगह पर सड़कों को तोड़ना पड़ा और स्थिति बनी कि सड़क के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो 3 करोड़ से अधिक की राशि देकर गौरव पथ का भी पुनर्निर्माण का यहीं पर आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं और कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। अब ये भूमि पूजन कागज पर या पत्थर तक सीमित नहीं है। कार्य आदेश जारी हो गया है, ठेकेदारों ने निविदाओं पे एग्रीमेंट कर चुके हैं और हमारे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्र जी ने अपने हस्ताक्षर से पहली किस्त भी जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के बाद 100 साल पुरानी सिंचाई प्रणाली, पिछले दिनों हमने 20 करोड़ रुपए खर्च करके उसके डैम का पुनर्निर्माण किया था, उसकी बंडों को फिर से बनाया था। उसे जल भरा, जल भरने की क्षमता बढ़ी, लेकिन जो नहरें हैं उन नहरों से पानी का रिसाव रोकने के लिए और टेल एंड तक अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए सीमेंट कंक्रीट नहर और पुलापों के पुनर्निर्माण पर 26 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है, जिसका इसके बाद में अभी वहां जाके कार्यक्रम होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कल से पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव की रिजल्ट 23 मई को जिला चिकित्सालय बालाघाट में किरणापुर तहसील के ग्राम जरह की 26 वर्षीय प्रीति नंदलाल मेश्राम ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 3 लड़के एवं 1 लड़की शामिल है। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। यह बालाघाट जिले में अपनी तरह का एक पहला मामला है। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय दबड़खाओ ने बताया कि 23 मई को जरही के प्रीति नंदलाल मेश्राम ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दिया है। ट्रामा यूनिट की विशेषज्ञ टीम में शामिल डॉक्टर रश्मि वाघमारे और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मेश्राम, स्टाफ सिस्टर सरिता मेश्राम एवं उनकी कुशल टीम के द्वारा प्रीति नंदलाल मेश्राम उम्र 26 वर्ष का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया है।
उसमें 3 लड़के एवं 1 लड़की शामिल है। चारों बच्चों को जिला चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है। वर्तमान में सभी चारों बच्चे स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये कौन की छुट्टी कौन है? अच्छा, क्या हुआ? कब लाए थे भर्ती कराने? क्या हुआ? हाँ, कितने बच्चे हुए हैं? 3 लड़के 1 लड़की। तो पहले से मालूम था कि सोनोग्राफी में? अच्छा, 2 बताए थे, 4 हुए। चारों बच्चे भी देखिए अभी हम लोगों के सामने चारों बच्चे एक साथ एक एक करके सीजर करके यहाँ पे आए हुए हैं। महिला जो है वो लगभग 28 साल की है और ये पहले बच्चे हैं उसके, मतलब पहले बच्चे में उसको सीजर हुआ और सीजर में एक के बाद 4 बच्चे निकले। 4 बच्चे में से 3 जो है वो पुरुष है, मेल है, और 1 बच्चा फीमेल है। चारों की हालत अभी नाजुक इसलिए है कि एक तो पहली बार चारों बच्चों का वजन बहुत कम है, 1 किलो के आसपास ही है, मतलब किसी का 1 किलो 30 ग्राम है, किसी का 1 किलो 50 ग्राम है। तो चारों बच्चों का वजन कम है, वक्त से पहले पैदा हुए हैं, और दूसरा चारों सीजर से एक साथ 4 बच्चे हुए। तो ये चारों जो चीजें हैं ये बच्चों के फेवर में नहीं है, स्थिति नाजुक है। इलाज हम लोग चालू कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मतलब एसएनसीयू हमारी जो पूरी टीम है, मैं हूँ, मेरे दूसरे डॉक्टर्स हैं, हमारी स्टाफ नर्स हैं, सबके अथक प्रयासों से हम इन बच्चे को अच्छा करके घर भेज सके, इसी का हम लोग प्रयास जारी किए। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमनगांव बिजय टोला निवासी युवक ने शराब पीने रुपए नहीं देने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रकाश बोरीकर 27 वर्ष की लाश उसके खेत से बरामद की गई है और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश शराब पीने का आदी था। 21 मई की रात्रि में प्रकाश शराब पिए हुए था और वह परिवार वालों से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, किंतु परिवार वालों ने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। रात्रि 10 बजे के बाद प्रकाश घर में दिखाई नहीं दिया। 22 मई को सुबह खेत में पेड़ में प्रकाश की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। वन परिक्षेत्र लांजी के अंतर्गत पूर्वी भाग में लांजी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित वनांचल ग्राम चौरिया में रविवार 22 मई को रात्रि करीब 11 बजे नक्सलियों के द्वारा तेंदुपत्ते में आग लगा देने का मामला सामने आया है। नक्सलियों के द्वारा ग्राम चौरिया के अंतर्गत 2 फड़ जिसमें दड़कस्सा भाग 2 और बिलाल कस्सा भाग 1 में आग लगाई गई। आपको बता दें कि चौरिया के अंतर्गत कुल 11 फड़ तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से 2 फड़ों में आग लगाई गई। मौके पर उपस्थित सनशाइन एंटरप्राइजेस राजनांदगांव के क्रेता प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में नक्सलियों के द्वारा तेंदुपत्ते में आग लगा दी गई, जिसमें दड़कस्सा भाग 2 में लगभग 1 लाख तेंदुपत्ता में आग लगाई गई, जिसमें 12 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बिलाल कस्सा भाग में 2.50 लाख तेंदुपत्ता में आग लगाई गई, जिसमें करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दोनों फड़ों में लगभग 35 से 37 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा जानकारी में यही बताया गया है कि सोनपुरी में भी तेंदुपत्ता के फड़ों में आग लगाई गई। आपको बता दें कि मौका स्थल से नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ठेकेदार एवं मैनेजर पुलिस प्रशासन की मदद को लेकर मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। नक्सली पर्चे में लिखा है कि तेंदुपत्ता मजदूरों को प्रति सैकड़ा 600 रुपये एवं फड़ मुंशी व चपरासी को 25,000 रुपये दिया जाए। मजदूरों को उनका हक न दिए जाने के चलते तेंदुपत्ता फड़ों में हम ये जो मंच है सर, यहाँ हम सोए थे खाना खा के। कितने बजे की घटना थी ये घटना थी लगभग 11 बजे की। तो जब उन्होंने आग लगाई तो फिर आपको क्या करे थे उन्होंने? यहाँ पे आए, बोले मोबाइल दो, उठो उठो बोले। फिर क्या है उधर आग लगा दिए थे। अब मैं तो ऐसा है रात के समय में मेरे को दिखता नहीं सा, मेरे को बिठा लिए, बोले काका बैठ जाओ आप। कितने लोग थे वहाँ पर उपस्थित? वहाँ पे उपस्थित हम यानी 2 फड़ के लेबर थे। नहीं और नक्सलियों में कितने लोग उपस्थित थे? अंदाजन हमको तो मालूम नहीं, लेकिन अपने पास में 5-6 लोग दिखे। उसमें महिलाएं भी उपस्थित? महिला भी, हाँ 3 लड़की लोग थी और आसपास भी थे। अच्छा, उनके पास बंदूक वगैरह कुछ थे? हाँ बंदूक थे, तलवार वगैरह भी सब थे, चाकू भाले वगैरह भी थे। फिर वो करीब कितने बजे गए यहाँ से? यहाँ से लगभग वो 12 साढ़े 12 बजे। तो जैसे कि ये मजदूर है जिन्होंने बताया कि रात्रि में नक्सलियों के द्वारा उन्हें
कब्जे में ले लिया गया था, उनके फ़ोन को कब्जे में ले लिया गया ताकि प्रशासन को कोई शिकायत ना कर पाए। उनके द्वारा मौके पर उपस्थित जितना भी तेंदुपत्ता है यहाँ पर आग लगा दी गई है। इस दौरान करीब 5 से 7 नक्सली मौजूद थी, जिसमें से 3 महिला नक्सली थी। उनके पास हथियार भी बताए जा रहे हैं, जिसमें उनके पास बंदूकें और कुछ तलवार वगैरह भी मौजूद थे। का नाम क्या है? हमारा सनशाइन इंटरप्राइजेस है, तो प्रोपराइटर पवन पटेल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो जैसे कि अभी जो घटना हुई है, हाँ सर, ये फड़ जो आते आप ही के अंतर्गत हमारे अंतर्गत आते हैं। कितने फड़ों को आग लगाई गई है? हमारी 2 फड़ों को आग लगाई गई है, एक दड़ कसा और एक बिलाल कसा भाग 2। सर कितनी मात्रा में आपका नुकसान हुआ है? हमारा मीन्स अंदाज यहाँ पर 90 बोरे के आसपास जलाई गई है, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 12 से 13 लाख रुपए का। सर टोटल या फिर सिर्फ एक फड़ की? एक फड़ की, ये डड़ कसा की। और पूरी फड़ की मिलाकर कितना? और वहाँ की जो बिलाल कसा की है वो कम से कम 250 मानक बोरा जलने के आशंका है। उसमें लगभग 23 से 24 लाख रुपए का आंकलन मांग कर रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी माफ़ किया जाए। जो हमारी परचेज वैल्यू है, नाहक हमारा माल जल गया है, उसे शासन द्वारा हमारी विनती है कि आप हमारी जो परचेज वैल्यू है उसको घटाया जाए। सर सुबह जानकारी मिली कि लांजी क्षेत्र में 2 तेंदुपत्ता फड़ों में कल रात नक्सलियों द्वारा आग लगाई गई है। बिलाल कसा और सोनपुरी की तेंदुपत्ता फड़ समितियाँ हैं, तेंदुपत्ता फड़ है। इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है थाने स्तर पे तो दोनों कर ही रहे हैं, पर इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि पिछले 3 वर्षों से जो नक्सलियों को जो इलीगल लेवी कलेक्शन है, इनका अवैध वसूली का बहुत बड़ा साधन तेंदुपत्ता के माध्यम से हुआ करता था। पिछले 10 दिनों में हमने लगभग 180 तेंदुपत्ता फड़ों में सर्चिंग कराई। मतलब प्रतिदिन हमारी टीम्स लगभग 18 फड़ों में जा रही है, वहाँ के लोगों से मिल रही है, वहाँ के फड़ मुंशियों से बात कर रही है, उन्हें अपना आश्वासन दे रही है, अपने फ़ोन नंबर शेयर करके आ रही है, जिसके कारण नक्सली काफ़ी बौखलाए हुए स्पष्ट पता चल रहा है। और मुझे लगता है ये उनकी हताशा का एक प्रमाण है, क्योंकि वो कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया है और एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया है कि वो ग्रामीणों के किसी तरह से भी हितैषी नहीं। ये वही तेंदुपत्ता हैं जो ग्रामीणों ने रात में 3-3, 2-2 बजे जग कर तोड़ा है, और उनकी मेहनत पे इस तरह से आग लगाना उनका असली चेहरा उजागर। सर अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज? बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई करेंगे और अज्ञात नक्सलियों को तो हम लोग अपराध पंजीबद्ध। सर कुछ ऐसा है कि कितने संख्या में नक्सली थे? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं आई है। ये स्पेसिफिक दलम का काम होगा और एक दलम में 6 से 8 लोग रहते हैं। पर्चे वगैरह कुछ पर्चे? एक लिखित जरूर पर्चा मिला है जिसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, पर उसमें यही लिखा है कि पुलिस प्रशासन की मदद से जो लोग आप लोग तेंदुपत्ता तोड़ाई कर रहे हो, आपने रेट नहीं बढ़ाया, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये वंस अगेन ये प्रूव करता है कि उनका हताशा, उनकी जो बताते हैं कि हम लोग जनवाद के साथ है, तो गैर जनवाद प्रवृत्ति उनकी स्पष्ट पता चलती है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव सुनील मेश्राम ने बताया कि शिक्षक साथी पिछले 25 से 30 वर्षों तक नियमित पद पर कार्यरत रहने के पश्चात भी उन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पदोन्नति नहीं दी गई, जिससे पूरे जिले एवं प्रदेश भर में शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनेकों बार आश्वासन दिया गया, अनेक मंचों से घोषणाएं की गई कि सहायक शिक्षक को, उच्च श्रेणी शिक्षक को, प्रधान अध्यापकों को उनको प्राप्त वेतनमान के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी, पदनाम दिया जाएगा और उनकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से हमें आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए आज हमने इलाज करवाने एक निजी क्लिनिक पहुंची मंडला जिले की एक 20 वर्षीय महिला को डॉक्टर ने अपनी हवस का शिकार बना दिया। 21 मई को 10:30 बजे करीब यह घटना चांगोटोला में हुई। यह घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने डॉक्टर दिलीप सिकंदर 57 वर्ष चांगोटोला निवासी को अभिरक्षा में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांगोटोला में डॉक्टर दिलीप सिकदार पूजा क्लिनिक के नाम से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो निसंतान दंपतियों का भी इलाज कराते हैं। बताया गया है कि मंडला जिले की 20 वर्षीय आदिवासी महिला, जिसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी, किंतु संतान नहीं होने से यह महिला चांगोटोला के पूजा क्लिनिक के डॉक्टर दिलीप सिकदार के पास पहुंची। महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
पीड़ित महिला के अनुसार डॉक्टर दिलीप सिकदार ने इस इलाज के नाम पर गोलियां खिलाई। गोलियां खिलाने के बाद महिला को नशा आ गया और वहां अर्ध बेहोशी की हालत में होने के बाद डॉक्टर दिलीप सिकदार ने इस महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाने में इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर डॉक्टर दिलीप सिकदार के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। महिला के द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और डॉक्टर दिलीप सिकदार को अभिरक्षा में लिया है।